सिंधिया याद आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अदिति त्यागी आपसे ये क्यों कह रही है कि राहुल गांधी, जो कि इस समय आप जानते हैं लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी प्रोब की उनकी मांग हो या फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सूरत कोर्ट का फैसला जिसे उनके द्वारा चैलेंज किया गया है और उसके बाद कन्विक्शन के बाद उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद उनका कन्विक्शन हो गया। तो मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ कि राहुल गांधी को गुलाम नबी आज़ाद याद आ गए, राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आ गए, तो मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रही हूँ। ये दरअसल ट्वीट है राहुल गांधी का और ये ट्वीट राहुल गांधी ने आज सुबह किया और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा जल्दी से आपको बताती हूँ। ये वो ट्वीट जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज़ भटकाते हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। हाय विवेक, तो ये सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये अडानी लिखकर जो उनके द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की गई, सुपर चैनल्स गुड इवनिंग, और यहाँ पर अडानी सेंटर में और उसके ऊपर नीचे देखिए जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स को प्लेस किया गया। रविंद्र जी शुभ संध्या आपको भी। जिस तरह से अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स को प्लेस किया गया है, इन अल्फ़ाबेट्स को प्लेस किया गया है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो उन्होंने क्या क्या लिखने की अडानी के नाम से यहाँ पर कोशिश की है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ए से राहुल गांधी ने क्रिएट करने की कोशिश की वो था गुलाम, यानी गुलाम बोले तो गुलाम नबी आज़ाद। उसके बाद अडानी में दूसरा लेटर आता है डी। तो ए लेटर से अडानी के उन्होंने राहुल गांधी ने क्रिएट किया यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद। आप जानते हैं लगातार सुर्खियों में हैं अपनी किताब को लेकर। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि राहुल गांधी ने अगर वो नहीं फाड़ा होता ऑर्डिनेंस तो राहुल गांधी मुसीबत में नहीं आते और तब जो कैबिनेट थी उसे राहुल गांधी के सामने नहीं झुकना चाहिए था। धन जी थैंक यू सो मच कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। और विवेक जी मैं तो आपके साथ आती हूँ, आपने चैनल मेरा पुराना चैनल देखना भले ही छोड़ दिया हो लेकिन मैं तो आपके साथ आती ही हूँ। तो अडानी नाम का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसमें ए से उन्होंने क्रिएट किया गुलाम नबी आज़ाद, जो बहुत ही हमलावर हैं, राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसे लेकर लगातार अटैक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो है जो है वो एक स्पाइनलेस पार्टी है। तो कई तरह की बातें राहुल गांधी को लेकर लिखी गई हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपनी किताब आज़ाद में उन्होंने लिखा है। हाय प्रवीण। और फिर जो दूसरा लेटर है अडानी का वो उसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की है। डी से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को जोड़ा है जैसा कि आप देख पाएंगे। और फिर अगला ए जब आता है, पहले ए से उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के नाम से जोड़ा और जो दूसरा ए आता है अडानी में उसमें राहुल गांधी को किरण रेड्डी याद आ गए। किरण रेड्डी आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हाय आशुतोष कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। हाय लता, इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहती हूँ आप इस ब्रॉडकास्ट से जुड़िए, इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें क्योंकि अपने आप में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे। तो यहाँ पर पहले ए से गुलाम बनाया, डी से बनाया ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम और फिर अगले ए से उन्होंने बनाया किरण रेड्डी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इसके अलावा जब एन आया तो राहुल गांधी को हिमंता बिस्वा शर्मा याद आ गए। हेलो अरिजीत। हिमंता उन्होंने क्रिएट किया अडानी के एन से। बिजनौर से सौरभ नमस्कार आपको भी। और एन से क्रिएट किया हिमंता और फिर लास्ट में उनके द्वारा क्रिएट किया गया अनिल जो कि ए के एंटनी के बेटे हैं। अनिल एंटनी की बात यहाँ पर कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये वो लोग हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, जिन्होंने निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और कई तरह के सवाल इन लोगों द्वारा पूछे गए। तो अब राहुल गांधी अडानी के नाम से इन लोगों को जवाब देने की कोशिश करते हुए, लेकिन ये तो आपने सिर्फ आधी ही इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा सुनी और समझी। अब मैं चाहती हूँ आप एक और बात को सोचें। ये राहुल गांधी ने जो अटैक किया, सुशांत जी नमस्कार आपको भी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट। ये तो उन लोगों पर निशाना साधा जो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जो लीडरशिप स्किल्स हैं उन्हें लेकर काफ़ी हमलावर रहे हैं। सेंटर में अब भी अडानी हैं,
सेंटर में अब भी अडानी हैं, वही अडानी जिनके खिलाफ जेपीसी की मांग को लेकर पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो पाया, और अगर हमने कुछ देखा तो सिर्फ टकराव टकराव और टकराव देखा। अब अडानी इसके केंद्र में है, लेकिन आज की खबर आप अगर आपने देखी होगी, आपने समझी होगी, तो ये जो तस्वीर है मैं आपके लिए जो लेकर आई उनका ट्वीट, ये क्यों इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की बात हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हुई, किरण रेड्डी की बात हुई, हिमंता की बात हुई, यहाँ पर अनिल एंटनी की बात हुई, लेकिन इसमें अडानी सेंटर पर है एक व्यक्ति की बात नहीं हुई, और वो व्यक्ति हैं वेटरन शरद पवार। शरद पवार जिन्होंने कि एक बड़ा बयान दिया अडानी को लेकर, जिन्होंने ये कहा कि ये टारगेटेड हो सकता है, जिन्होंने ये भी कहा कि पार्टीज़ में डिफरेंसेस होते हैं और इससे ऑपोजिशन की यूनिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, दरअसल ये इस ट्वीट में शरद पवार जिन्होंने सीधे तौर पर सवाल पूछे, उनका नाम आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऑपोजिशन की यूनिटी को लेकर आज जो सवाल उठे, वो सवाल आज आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको समझना होगा कि शरद पवार सिर्फ अडानी का बचाव नहीं कर रहे थे, शरद पवार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी जो लगातार अडानी को लेकर, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, कांग्रेस पार्टी को उनके स्टेटमेंट के बाद ये कहना पड़ा कि शरद पवार भले ही अलग सोचते हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ और 19 पार्टियां हैं जो खड़ी हुई हैं, और उनकी जो राय है वो शरद पवार साहब जैसी नहीं है। हालांकि अगर मैं पवार साहब की बात करूं तो पवार साहब ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। एक तो उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को टारगेटेड बताया, दूसरा उनके द्वारा एक और बड़ी बात कही गई कि ये देखना चाहिए कि अंबानी और अडानी का देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भूले नहीं, ये अंबानीज़ हों, अडानीज़ हों, हज़ारों की संख्या में लोग इनके साथ काम करते हैं, ये लोगों को रोज़गार देते हैं, उनके घर चलते हैं। और सिर्फ लोगों के घर नहीं चलते, जब लोगों को सैलरी मिलती है तो लोग सामान खरीद पाते हैं, लोग वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ इसलिए टारगेट करना, किसी को भी इसलिए टारगेट करना, लता कह रही है राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया पवार साहब ने। पवार साहब के बारे में कहा ही जा रहा है कि वो राहुल गांधी को जवाब दे रहे थे जब वो अडानी का बचाव कर रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि जेपीसी की मांग नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी की जांच तो हो ही रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेपीसी का जो मुखिया होगा वो तो रूलिंग पार्टी से होगा। ऐसे में ये जो मांग है ये कितनी रेलेवेंट है, इस पर भी अपने आप में सवाल है। और भी कई बातें शरद पवार ने कही। तो जो शरद पवार का स्टेटमेंट है, पहले तो एक राहुल गांधी के जवाब के तौर पर इसे देखा जा रहा है, दूसरा इसे माना जा रहा है कि जो ऑपोजिशन है उसकी यूनिटी में क्या झटके लगने शुरू हो गए हैं। क्या ऑपोजिशन जो अडानी के मामले पर लगातार, नीता पूछ रही है व्हाट्स रॉन्ग विद राहुल गांधी, वो तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी बता पाएंगे, लेकिन जो इस खबर से जुड़े पहलू हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। प्रवीण जी, क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर मैं खबर समझाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं किसी के साथ बहस करने नहीं, एक संवाद करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ शरद पवार राहुल गांधी को ही निशाने पर ले रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये देखा जाना चाहिए इंडियन इकोनॉमी में। फिर वो ये भी कहते हैं कि रोज़गार को लेकर बात होनी चाहिए, जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, और तीसरी बात उन्होंने कही किसानों के बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। तो पूरा पार्लियामेंट का सेशन जो अभी खत्म हुआ, आपने देखा कैसे अडानी के मुद्दे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि विपक्ष जो था, पहली बार ऐसा लगा कि अब एकदम पूरे तरीके से एक साथ आ गया है। लेकिन शरद पवार के इस बयान के बाद बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क लगा है। जो ऑपोजिशन खुद को यूनाइटेड दिखाने की कोशिश कर रही थी, और बार बार इसे जवाब माना जा रहा है राहुल गांधी को कि शरद पवार जो हैं, जो कि बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं, 1999 में पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, और फिर सोनिया गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करने को लेकर ही उन्होंने कांग्रेस से अपना रास्ता जो था वो बदल लिया था। और सुमित, आप मुझे याद करते, देखिए मैं आपके साथ बैठी हूँ, इसीलिए शायद आप मुझे बहुत याद करते होंगे, इसलिए मैं लाइव में आ गई आपके साथ। और उसके बाद गुड इवनिंग विपुल जी, आपको भी। तो ये
आपने देखी मुझे जो मेरा फ्लो था वो तोड़ दिया। लेकिन वापस अगर बात करें तो सोनिया गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था और कांग्रेस पार्टी से अलग उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, जिसे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहते हैं, एनसीपी कहा जाता है। तो ये अपने आप में पहले उन्होंने सोनिया गांधी की लीडरशिप को चैलेंज किया, हालांकि उसके बाद हाय नीता, आप न्यूजीलैंड से मुझे देख रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपकी भी इस विषय पर कोई राय है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मैं आपका जो मैसेज होगा वो पढ़ूंगी इस मुद्दे पर। और तो एक तरफ पहले सोनिया गांधी की लीडरशिप को चैलेंज किया, फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए, फिर 2014 में नरेंद्र मोदी आए, आपको याद होगा उससे पहले यूपीए की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, फिर नरेंद्र मोदी आए, फिर महाराष्ट्र में अलग हो गई एनसीपी, और फिर जिस तरह से बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से महाविकास अघाड़ी, जिसमें कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आए, ये कहा जाता है पूरे तरीके से शरद पवार ने ही किया था, इसका क्रेडिट शरद पवार को ही जाता है। ऐसे में एनसीपी अगर शरद पवार राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं और उनकी पार्टी राहुल गांधी से अलग स्टैंड की बात कर रही है, तो महाविकास अघाड़ी के लिए इसका क्या मतलब? वो जो अलायंस है पार्टी का महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का एनसीपी और शिवसेना के साथ, उसके लिए इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि कई पंडित से आज मैं लगातार उन्हें सुन रही हूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरफ इशारा करते हैं कि शरद पवार जो है अब वो बीजेपी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पंडित, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, अपने अपने तरीके से इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार को प्रिडिक्ट कर पाना, उनके डिसीजंस को प्रिडिक्ट कर पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वो सरप्राइजेस देते हैं, वो अपने दोस्तों को भी सरप्राइजेस देते हैं, वो अपने दुश्मनों को भी सरप्राइजेस देते हैं, और इसके लिए उन्हें जाना जाता है, जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें जाना जाता है। तो ये सिर्फ अडानी के समर्थन में दिया गया स्टेटमेंट नहीं, ये तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है राहुल गांधी के खिलाफ एक स्टेटमेंट। लेकिन इसका पॉलिटिक्स के लिए क्या मतलब है? इसका पॉलिटिक्स के लिए सीधा सा मतलब है कि जो अपोजिशन यूनिटी है, जय श्री राम शिव शंकर शुक्ला जी, कि क्या ये ऑपोजिशन अब यूनाइटेड नहीं रही है? दूसरा, महाविकास अघाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, वहाँ पर इसके क्या मायने हैं? क्या एनसीपी जो है वो बढ़ रही है, अब बीजेपी की तरफ बढ़ रही है, उसका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और इसके पीछे दलीलें भी दी जा रही हैं। इसके पीछे एक दलील ये दी जा रही है कि एकनाथ शिंदे कोर्ट में मामला भी शिवसेना के स्प्लिट को लेकर सुलझा नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब बीजेपी किसी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए खुद को तैयार कर रही है कि अगर कोर्ट का वर्डिक्ट जो है खिलाफ आता है या एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, मतलब इस तरह की तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या इसे शरद पवार जो हैं उन्हें साथ लाया जा सकता है? तो बहुत सारे पॉलिटिकल मीनिंग्स इसमें ढूंढे और तलाशे जा रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, और ये जो ट्वीट मैंने अभी आपको दिखाया भी, जिसमें राहुल गांधी को याद आ जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इसके अलावा वो बात करते हैं किरण रेड्डी की, हिमंता बिस्वा शर्मा की, और बात करते हैं अनिल एंटनी की। तो ऑपोजिशन की यूनिटी पर एक बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। दूसरा, शरद पवार कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स है पूरे तरीके से राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। उसमें ये क्या बता रहा है? उसमें ये बता रहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर उनके मन में सवाल हैं, उनके मन में डाउट्स हैं, और इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ सेम पेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो कांग्रेस लीडरशिप में, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से पार्टी चल रही है, जिस तरह की पॉलिटिकल पिच पार्टी की दिखाई दे रही है, पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो क्या शरद पवार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गौतम अडानी को पर दिए गए इस बयान में कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने की ज़रूरत है? क्या शरद पवार जब ये कहते हैं कि ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि अडानी और अंबानी का क्या योगदान है, तो शरद पवार क्या सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही जवाब नहीं दे रहे? ये सब सवाल हैं जिनके बारे में आपको सोचना है और खुद डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा एक तरफ पवार साहब का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन हम यूनाइटेड हैं। लेकिन राजनीति में इन स्टेटमेंट्स के
क्या मायने होते हैं, मैं और आप हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मेरे लिए आज सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें शरद पवार का कहीं नाम नहीं है, पवार साहब कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो राहुल गांधी, जो उन्होंने सावरकर पर गलती कर दी थी, वो लग रहा है कि उन्होंने सीख ली है। और थैंक यू सो मच दर्शक जी, आप कह रहे हैं मैं बहुत अच्छी एंकर हूँ, मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसमें शरद पवार साहब का नाम नहीं दिखाई दे रहा। तो जो गलती शिवसेना के साथ, क्योंकि फिर सावरकर के मामले पर शिवसेना जो थी वो काफ़ी आक्रामक हो गई थी, और उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत, उनकी तरफ से एक तरह की चेतावनी मानी है इसकी, सावरकर को लेकर किसी तरह की बयानबाजी से बचा जाए, इस तरह के रिपोर्ट्स आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने पवार साहब के स्टेटमेंट को बाद जो डाला, वो यहाँ पर जो मैसेज डाला वो ये है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के उन पूर्व नेताओं को टारगेट किया जो उनकी पार्टी अब छोड़ चुके हैं, और उनके खिलाफ लगातार, राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और साथ ही राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि रोज़ भटकाने की कोशिश की जा रही है इन नेताओं की आड़ में। और सवाल उनका अब भी वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं, ये कहने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या राहुल गांधी के ये सवाल उनके अपने जो साथी हैं उन तक पहुँच पा रहे हैं, अपोजिशन को कन्विंस कर पा रहे हैं? कम से कम शरद पवार साहब का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही सीरियस क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। जो सो कॉल्ड दावे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं कि 19 पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ खड़ी हैं अदानी के खिलाफ जेपीसी की मांग को लेकर, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान पवार साहब का स्टेटमेंट ज़रूर लगाता है। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अब भी यही कह रही है कि उसकी जो मांग है वो उस पर कायम है, और उसके साथ 19 विपक्षी पार्टियां हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 19 विपक्षी पार्टियां हैं जो उसके साथ खड़े हुए हैं। तो चलिए, ये पूरा आज जो खबर रही, जो आपने तमाम टीवी चैनल्स पर देखी, जिस पर आपने बहस होते हुए भी देखी होगी, ये एक तमाम इसके पहलू थे पवार साहब से जुड़े हुए, यूनाइटेड ऑपोजिशन से जुड़े हुए, राहुल गांधी की खुद की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, और साथ ही भारत की राजनीति में स्टेटमेंट का, महाराष्ट्र की राजनीति में जहां पर महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस है वो है, उसके लिए स्टेटमेंट के क्या मायने थे, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपके लिए, इस ब्रॉडकास्ट में आपके लिए एनालाइज करने की कोशिश की है। अब हम लगातार मिलते रहेंगे। सरिता जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट। इस ब्रॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन मिलते रहेंगे हम। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।